पेपर लीक का डर उसको रहता है कि हम साल भर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या पता अगले दिन पेपर लीक हो। मैं जानता हूँ ये शिक्षा मंत्री का पद कांटों भरा ताज है। उसके लिए भी एक बहुत जल्दी हम लोग कुछ बड़ा निर्णय लेंगे और लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। शिक्षा विभाग में माफियागिरी किसी कीमत पर हम चलने नहीं देंगे। जो अभ्यर्थी हैं टियर 4 के, वो कह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप बताओ शिक्षा मंत्री उन्हें क्या दिलासा देंगे? एक बात तो तय है, गलत लोगों को तो डरना ही चाहिए, तो बराबर उसकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। ये बचपना किया और कहीं ना कहीं उनको भी ये बात लग रही होगी कि हमसे गलती हुई। हार्ड वर्किंग की जगह स्मार्ट वर्किंग की जगह हमको किसी का मॉडल कॉपी करने की जरूरत नहीं। और हमारे पास तो विश्व स्तर के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी। सरकारी स्कूलों में उस लेवल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई कि हम बिहार के सरकारी विद्यालयों को इस स्तर तक डेवलप करेंगे कि कल प्राइवेट विद्यालय पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी विद्यालय को ही चूज करेंगे। नहीं तो आशीर्वाद तो तेजस्वी को भी वो देते थे, हमेशा बड़े मर्जों से कहते थे कि अब ये हमारा उत्तराधिकारी है। हमारे यहाँ कभी भी थोथा घोषणा नहीं होता है, जो हमने कह दिया उसको करके दिखाएं। अभी का जो विपक्ष है वो पूरी तरह कंफ्यूज है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मेरे ख्याल से विपक्ष के पास पता नहीं कौन सा थर्मामीटर है, ये मेरे समझ से परे है। तब तो इनके पास चरवाहा विद्यालय थे और आज हमारे IIM इनको दिख नहीं रहे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI इनको दिख नहीं रहे। तो तेजस्वी यादव उसको जो है सो चला रहे हैं, उसको AI से जनरेटेड बना करके एडिट करके उसको चला। तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते हैं कि 17 महीने में जो हमने काम किया, जितनी नौकरियां हमने दी, उतना बीजेपी 17 सालों में नहीं दे पाई। तेजस्वी जी रोजगार मंत्री थे क्या? उस जो विभाग के मंत्री थे उस विभाग में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब उनके हाथ में कुछ है नहीं तो छाती पीटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। पूरे शिक्षा विभाग एक टीम के रूप में काम करेगी और सबकी जिम्मेवारी भी है कि हमको केवल इसी से मतलब कि हमारे शिक्षक हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। और हम आज आह्वान करेंगे आपके माध्यम से हमारे बिहार के सभी शिक्षक बहनों भाई। नालंदा और विक्रमशिला की पावन धरती, जहां ज्ञान का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, आज उसी गौरव को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेकर एक नए सारथी मैदान में उतरे हैं। कलम और किताब की ताकत को हर गरीब के घर तक पहुंचाने का संकल्प जिसके जहन में है, आइए रूबरू होते हैं उस शख्सियत से जिसके कंधे पर बिहार की बौद्धिक विरासत का भार है। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा पहला सवाल रहेगा, आप शिक्षा मंत्री बन गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने से पहले कितना संघर्ष रहा, एक आम जीवन आपने जिया होगा, उससे अब शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर थोड़ा सा। सफर तो बहुत बड़ा है क्योंकि 1990 में जब मैंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में पहला कदम रखा, तब से आज तक जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे एक बहुत लंबी यात्रा दिखाई देती है। और अगर मैं लिखने लगूं तो कई किताबें पूरी हो सकती हैं। तो संघर्ष मेरा जीवन रहा है और मैं संकल्प शक्ति का धनी व्यक्ति हूं। मेरी आदत है जब किसी एक रास्ते में चल पड़ता हूं तो मैं फिर यू टर्न नहीं लेता है। और मैंने जब भारतीय जनता पार्टी को चुना, उसके पहले मैं विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति मेरी सबसे पहली पसंद थी और उन दिनों में छात्रों में काफी लोकप्रिय था। और तब अभी के हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के पिताजी की नजर मेरे ऊपर गई। अब वो पटना में वो भी संघर्ष कर रहे थे, वो अभी तक MLA नहीं बने थे और वो मेरे घर पे लगातार 1 महीने में 15 बार गए। तब मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये एक अच्छे व्यक्ति हैं। और उन दिनों बिहार में जो था सबको मालूम है, RJD का तांडव हुआ करता था। तब हमारे पिताजी ने कहा कि देखो इनका साथ देना चाहिए। और उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी को माननीय नवीन किशोर सिन्हा जी के आग्रह पर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और उसके पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
का एक्टिविस्ट था। 2 साल तक एबीवीपी का काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसके बाद से एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर और आज शिक्षा मंत्री तक एक बात तय है कि मैंने कभी संगठन का रास्ता नहीं छोड़ा। चाहे संगठन का पद मुख्य धारा का मिले या मोर्चा और प्रकोष्ठ का मिले, मैं काम करता रहा और उसी का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे इस कठिन परिश्रम को देखकर आज मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। जैसा कि आपने बताया मंत्री जी कि आप एक संगठन से जुड़े, उसी संगठन से जुड़े रह गए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी है जो कि दर बदल दिन ब दिन वो रातों रात सोचते हैं कि हमें पार्टी में अच्छा पद मिल जाए और जान करना चाहते, बदल देना चाहते। ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? उनको मैं यही कहूंगा, धैर्य सबसे बड़ी चीज है और राजनीति विचारधारा के साथ की जाती है, व्यक्तियों के साथ नहीं की जाती। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में 36 साल का मेरा राजनीतिक जीवन बीता। मैंने माननीय अटल जी के साथ काम किया, माननीय जोशी जी के साथ काम किया, माननीय आडवाणी जी के साथ काम किया। बिहार के हर बड़ी गतिविधि में मेरी बड़ी भूमिका होती थी और आज मैं माननीय मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों का नेतृत्व को हमने बहुत नजदीक से देखा है और इसलिए मैं कह सकता हूं, जो कार्यकर्ता एकदम समभाव से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेगा, एक दिन उसे शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस धैर्य की जरूरत है और ये धैर्य सभी कार्यकर्ताओं को रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति होने के कारण और व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होने के कारण कई बार मन खराब होता है। कई बार मेरा भी मन खराब हुआ, मैं जो चाहता था पार्टी में नहीं हो पाता था। तो कभी लगा कि पार्टी छोड़ के चले? लेकिन ये कभी नहीं लगा, ये था कि नहीं, ये पार्टी हमारी पार्टी है, इसमें गड़बड़ होगा हमको लग रहा है तो हम इस विषय के लिए लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर लड़ेंगे, बात बाहर नहीं आएगी। परिवार के अंदर अपने वरिष्ठ से, अपने सहयोगी से बात करते थे, विषय पहुंचाते थे, लेकिन कभी अनुशासन के दौर को नहीं तोड़ा। अनुशासन की जो लक्ष्मण रेखा है उसे मैंने कभी नहीं लागा है और ये हम आज की युवा पीढ़ी को यही कहेंगे, एक तो धैर्य, दूसरा कभी भी किसी भी स्थिति में अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें 1000 आंखें हैं आपको देख रही, आप कर क्या रहे हैं और कहीं ना कहीं 999 आंख अगर बंद भी हो जाए आपके लिए तो एक आंख खुली रहती है और वो आपको देखती है और समय पर आपको सही जगह ले आके बैठा देती है। ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी। चूंकि आप अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो आपका अब शिक्षा के प्रति रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आज दूसरे दिन शिक्षा विभाग में मैं दिन भर अपने दफ्तर में था और मैंने कई चीजों की समीक्षा की। देखिए, अल्टीमेटली बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। अच्छी शिक्षा देनी है तो अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और ये सारी चीजों को तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और हम उस काम में लग गए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कैसे होगा, सरकार के भरोसे होगा या कुछ उसमें हम जन भागीदारी भी करा सकते हैं, उन सब चीजों का आकलन हम करने में जुटे हैं। सरकार के पास तो सीमित संसाधन होता है, हम पीपीपी मॉडल ला सकते हैं क्या, हम उसमें बीओटी बेसिस पर काम आगे बढ़ा सकते हैं क्या, इन सब चीजों का आकलन हम करने में जुटे हैं और हमने एक बड़ी टीम अपने विभाग में खड़ी की है। उसके लिए सबको काम दिया है और सब 15 दिन के अंदर अपना अपना पीपीटी हमारे सामने ला के रखेंगे और फिर उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारी पूरी तरह से हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और हमें विश्वास है कि, मैं जानता हूं ये शिक्षा मंत्री का पद कांटों भरा ताज,
ये मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल काम है, जो मुझे मुश्किल समय में हमारी पार्टी ने, हमारी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। लेकिन यदि दिया है तो इस विश्वास से दिया है, ये कर लेगा, ये कर सकते हैं, इसलिए दिया है। तो हमने भी संकल्प को सिद्धि में बदलने की ठान ली है और हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। रोड मैप हम बना रहे हैं, नए नए नवाचार लागू करेंगे विभाग में और आपको वो दिखने लगेगा। अच्छा, बिहार का जब भी छात्र कोई भी एग्जाम देता है तो उसके दिमाग में एक सेटअप ये बैठ चुका है, पेपर लीक का डर उसको रहता है कि हम साल भर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, क्या पता अगले दिन पेपर लीक हो जाए। तो क्या इस डर से उसको निकालने के लिए कोई प्लान या कोई आदेश आप लोग ऐसा जारी करने वाले हैं कि ऐसा ना हो? देखिए, ईश्वर ने चाहा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी भविष्य में। मैं इसकी मॉनिटरिंग, बहुत कड़ी मॉनिटरिंग हम लोग करने वाले हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि भरोसा रखना चाहिए विभाग पे। विभाग के अधिकारी जो हैं, उनके सामने अगर कोई ऐसी घटना आ गई जो आप जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो हमें उससे बचना कैसे, उसका रास्ता निकालें। अच्छा, पदभार संभालते ही आपने स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल लर्निंग की बात की। इन बहुत सुदूर गांव में अगर बात करें जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, तो ऐसे छात्र इन चीज़ों से कैसे जुड़ेगा? उसके लिए क्या आप लोग तैयारी करें? क्या नहीं, उसके लिए अभी हम अपने विभाग में एक-एक चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं और ये बात तो तय है कि अब गूगल का ज़माना है, मुगल का ज़माना नहीं है। और स्मार्ट वर्किंग की जगह, हार्ड वर्किंग की जगह स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें एकदम मेरे ज़हन में है। जब मैं गूगल का ज़माना कह रहा हूँ, तो बिना डिजिटल प्रयास के हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते और बच्चों को भी हमको कनेक्ट करना है, ज्ञान से और विज्ञान से, दोनों से जोड़कर। और वो करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। अब बिना उसको जोड़े काम चलेगा नहीं। उसके लिए भी एक बहुत जल्दी हम लोग कुछ बड़ा निर्णय लेंगे और लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना थी, उसमें डिग्री कॉलेज बनाने की बात हुई थी। डिग्री कॉलेज बन भी रहे हैं, लेकिन अब प्रोफेसर का अभाव है। प्रोफेसर वहाँ अभी तक प्रोफेसर का वहाँ वो पदभार उन्होंने नहीं सँभाला। क्या लगता है कब तक वो पदभार सँभालेंगे या फिर क्या कारण है, सिस्टम में कैसी कमी थी कि अभी तक वो हो नहीं पाया? देखिए, हमारी सरकार ने दोनों विभाग को अलग किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने भी कार्य संभाल लिया है, अच्छे मंत्री हैं विभाग, और हम सब लोग मिल करके इसको अलग अलग करेंगे, सेटअप अलग बनाएंगे और अलग अलग सेटअप बना करके इसे हम लोग एकदम धरती पे ले आएंगे। जहाँ तक रही बात डिग्री कॉलेजेस के उद्घाटन की, तो आपको जानकारी होगा कि लगभग बिहार के सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज के लिए जो जमीन का आवंटन है, सब प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब उसके आगे की प्रक्रिया चल रही है। अब वहाँ जो रेलवे स्टेशन के बगल में जो बनेगा बिल्डिंग, उस पे काम होगा और उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, करेंगे। शिक्षकों की बहाली एक बड़ा मुद्दा हमेशा बिहार में बना रहता है। अभी टीआरई 4 का भी मुद्दा उठा था जिसमें शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुई। बीपीएससी ने एक नया नियमावली लाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो क्या लगता है वो जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, वो कह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप बतौर शिक्षा मंत्री उन्हें क्या दिलासा देंगे? ये विषय हमारे ध्यान में आया है, हम इसको विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके और अभी इस पे मंथन हम शुरू किए हैं और मंथन शुरू किए हैं, थोड़ा नतीजे पर अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमको कई लोगों से इसमें विभाग के विभागीय स्तर पर मंतव्य लेना है। एक बार हम देख लेते हैं विभाग में और उसके बाद इस पे हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे। माननीय मंत्री जी, कई सालों से ये देखा जा रहा है बिहार में मंत्री, अधिकारी शिक्षकों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। कोई किसी की बात नहीं सुनता है, तो कोई मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनता है, अधिकारी फिर शिक्षकों पे कहीं न कहीं किसी तरीके से दबाव दे। तो इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ये कम्युनिकेशन गैप बहुत जल्दी हम दूर करेंगे क्योंकि हमने संवाद शुरू कर दिया है।
हमारा संवाद चल रहा है। मेरा मानना है जहाँ संवाद है वहाँ विवाद नहीं हो सकता, इसलिए हमारा हर स्तर पर संवाद शुरू है और संवाद ही इसका हल निकालेगा और अच्छे परिणाम आएंगे। चुनाव में आपका एक नारा बहुत ही फेमस हुआ था, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। लेकिन शिक्षा में किस तरीके से दवा, किस तरीके से इलाज करेंगे? बहुत माफिया भी हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, तो वो तो डरे हुए हैं लोग कि अब तो मिथिलेश तिवारी जी आ गए हैं। नहीं, देखिए, एक बात तो तय है, गलत लोगों को तो डरना ही चाहिए। ये बात तो तय है कि शिक्षा विभाग में माफियागिरी किसी कीमत पर हम चलने नहीं देंगे। पूरी तरह शिक्षा विभाग को पटरी पर लाएंगे और ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के यश और कीर्ति को बढ़ाने का हमारा संकल्प पहले ही हो चुका है और उसमें कुछ रहेगा तब तो किसी के पास कोई आदमी गड़बड़ी करेगा। हमारा प्रयास है कि उनके पास कुछ रहे ही नहीं, गड़बड़ करने वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। बक्सर से आपने चुनाव लड़ा, वो बात अलग है कि आपको बक्सर की जनता ने जिताया नहीं, किसी और को अपना सांसद चुन लिया। लेकिन धरातल पर उस सांसद ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बतौर सांसद करना चाहिए। क्या लगता है, क्या कारण था? जनता का भूल था या फिर सांसद की कमी है इसमें? देखिए, उस समय तो चूंकि जनता का जनादेश था तो अब उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप भी जानते हैं वो रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ और दुनिया भी जानती है, तो बराबर उसकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इतना तय है कि वहां की जनता अपने को ठगी हुई महसूस कर रही है, ये अपने आरजेडी के सांसद के जीतने के बाद। और जब भी कोई हमारे स्तर से वहां की जनता को कोई संदेश जाता है तो जनता हमारे साथ खड़ा खड़ा होकर के यही कहती है कि भारी भूल हो गई उस समय, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये तो इसका मतलब है कि जनता का जनादेश मेरे साथ है। हम अक्सर देखते हैं लोकसभा में जब सुधाकर सिंह बोलते हैं तो बक्सर से जुड़ा मुद्दा ना बोलकर कहीं और का भी मुद्दा वो उठाते रहते हैं। क्या लगता है बतौर सांसद, अगर बक्सर की जनता, बक्सर को उन्होंने सांसद चुना है उनको, तो क्या लगता है कि वो अब बेकार है उनका सांसद? देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि अपने संसदीय कार्यकाल में एक भी काम बक्सर की जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने नहीं किया और आगे जब भी चुनाव आएगा तो आप तय जान लीजिए वो बड़ी मार्जिन से हारेंगे चुनाव। ये भविष्यवाणी है आपकी? एकदम मेरी भविष्यवाणी है, बड़ी मार्जिन से हारेंगे चुनाव और भारतीय जनता पार्टी जीत के निकलेगी। अच्छा, आपके बक्सर के विधायक जो हैं अभी आनंद मिश्रा, आपके अनुज हैं, क्या आप मार्गदर्शन देते हैं बतौर विधायक आनंद मिश्रा को कि कैसे कैसे काम करना चाहिए, क्या करना नहीं, चाहिए? विधानसभा में मिलते रहते हैं। अब तो विधायक हो गए और मेरे चुनाव में वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बचपना किया और कहीं ना कहीं उनको भी ये बात लग रही होगी कि हमसे गलती हो गई, लेकिन मैंने भी बड़ा दिल दिखाया। जब मेरे सामने ये विषय आया तो मैंने स्वीकार किया, चलो कोई बात नहीं है, और उन्हें ये मौका मिला, वो चुनाव जीत के आए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और जब भी वो कभी हमसे मार्गदर्शन मांगेंगे तो उनको मार्गदर्शन हम देंगे, इसमें नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, बक्सर के और लिए हमारे बक्सर के और भी विधायक हैं, चाहे वो हमारे डुमरांव के विधायक राहुल सिंह जी हों, चाहे राजपुर के विधायक संतोष निराला जी तो सीनियर लीडर हैं। सब लोगों से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और हम लोग मिल करके बक्सर का विकास कर रहे हैं। आनंद मिश्रा जी भी उसमें से एक। बक्सर एक शिक्षा स्थली के तौर पर जाना जाता है, प्राचीन कालों से भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है। उस शिक्षा स्थली को कैसे विकसित किया जाए ताकि बक्सर को लोग देश भर में जाने? देखिए, एक तो मेरा मानना ये है कि भारत की जो पुरातन शिक्षा पद्धति थी वो कहीं गुम हो गई। बिहार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिक्षा अच्छी होगी तो संस्कृति हमारी अच्छी होगी और संस्कृति अच्छी करने के लिए संस्कृत का भी होना बहुत जरूरी है। और इस नाते मैं कहता हूं कि प्रभु श्री राम जन्म जरूर उत्तर प्रदेश के
अयोध्या में लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ज्ञान स्थली को बक्सर चुना जो बिहार में पड़ता है। तो ये साधारण जगह नहीं है, और इसीलिए हमने चुनाव में भी कहा कि हम बक्सर का विकास बनारस के तर्ज पे करेंगे, मतलब हम उसे एक आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे, और उस दिशा में हमारा प्रयास शुरू हो गया है। और आप आगे देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन बक्सर के लिए होगा, और वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग करेंगे उसको। अच्छा, जब भी एजुकेशन की बात होती है तो दिल्ली का ज़िक्र किया जाता है, दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम किया था। तो क्या लगता है वो मॉडल बिहार में लागू करेंगे आप लोग जिस तरीके से? देखिए, हम लोगों का अपना ही मॉडल इतना बढ़िया-बढ़िया मॉडल है कि हमको किसी का मॉडल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास तो विश्व स्तर के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है, तो हमें किसी का मॉडल लेने की क्या ज़रूरत है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जो डायरेक्शन देते हैं, बिहार की सरकार उस पे काम करती है। जो डायरेक्शन माननीय अमित शाह जी का होता है कि भाई बिहार में ऐसा होना चाहिए, हमारी सरकार करते ही है। तो सरकार तो पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का नक्शे कदम चल रही है। अच्छा, माननीय मंत्री जी, कुछ सालों में विगत इधर मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। हर गांव में, सुदूर सुदूर दूर का भी गांव है तो वहाँ सीबीएसई का स्कूल खुल गया है, जिससे क्या होता है कि गार्जियन सीबीएसई में जा करके अपने प्राइवेट बच्चे में प्राथमिक विद्यालय में ना भेज करके प्राइवेट में भेजने के लिए प्रेफर करते। तो क्या कोई ऐसा नियम या संदेश आप लोग जारी करेंगे, गार्जियन को आश्वस्त करेंगे, हाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी है, आप लोग अपने बच्चे? देखिए, ये बात सही है कि प्राइवेट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, और प्राइवेट स्कूलों में लोग जाने को इसलिए उतावले रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में उस लेवल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम बिहार के सरकारी विद्यालयों को इस स्तर तक डेवलप करेंगे कि कल प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी विद्यालय को ही चूज करेंगे। इस प्रकार का एक प्रयास चल रहा है। अच्छा, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं, वो भी अपने बच्चों को उस विद्यालय में ना पढ़ा करके सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसे टीचरों के लिए कोई आप गाइडलाइन जारी करेंगे? नहीं, अगर आप प्राइवेट सरकारी टीचर हैं, नहीं नहीं, आप अपने बिल्कुल ऐसा माहौल बनाएंगे, और हम लोग खुद भी पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल से। तो हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं उसमें शिक्षकों की गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है, सब चीजें ठीक है। लेकिन हम सरकारी विद्यालयों को भी उस कंपटीशन में खड़ा करना चाहते हैं कि उनके सामने प्राइवेट विद्यालय भी फीका नजर आए, और उस पर हम लोग लगे हैं। अच्छा, अक्सर शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठता है। शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं लोग विपक्ष हमेशा कहती है कि शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। एक बतौर मंत्री विपक्ष को क्या जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल से विपक्ष के पास पता नहीं कौन सा थर्मामीटर है, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि जो विपक्ष आज यह बात कह रहा है, यही विपक्ष 2005 तक बिहार बिहार को चला रहा था। तब तो इनके पास चरवाहा विद्यालय थे, और आज हमारे आईआईएम इनको दिख नहीं रहे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई इनको दिख नहीं रहे। तो इसी नाते मैं कहूंगा कि अभी का जो विपक्ष है वो पूरी तरह कंफ्यूज है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और इसीलिए ये विपक्ष है जिसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। शिक्षकों की एक अलग-अलग संगठन आजकल तैयार हो रहे हैं। कोई माध्यमिक संघ के अध्यक्ष हो जा रहे हैं, कोई कुछ हो जा रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ रोड मैप है आपका? देखिए, मेरा मानना मानना ये है कि किसी को संघ बनाने की अगर जल्दी है, या संघ बना रहे हैं, तो हम क्यों आपत्ति करें उसमें। हमारी आपत्ति इतनी है कि जो शिक्षक हैं वो क्लास में जा रहे हैं कि नहीं। शिक्षक अगर स्कूलों में पढ़ाएंगे, समय देंगे, तो हमें हमारा कहाँ दिक्कत है। अब लेकिन वो तो नेता नेता के तौर पे अब नेतागिरी करने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि मेरे कहने का मतलब है कि हमको केवल इसी से मतलब है कि हमारे शिक्षक हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके अलावे उनकी अपनी दुनिया है। लेकिन हमारा जो टाइमिंग है, 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक, इस बीच में जो भी हमारे यहाँ महिला टीचर हैं या पुरुष टीचर हैं, उन सब की ये जिम्मेवारी है कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और हम आज आह्वान करेंगे आपके माध्यम से मेरे बिहार के सभी शिक्षक बहनों भाइयों को कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। आप अपनी बड़ी जिम्मेवारी को बखूबी निभाइए, क्योंकि आप बिहार की आवश्यकता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है तो इसमें एक मामला बहुत तेजी से इधर भी उठा था रीएडमिशन को लेकर के, और किताबों में बड़े पैमाने पे एक लूट खरोच की जा रही है। तो आप इसके लिए क्या अपने राज्य में नियम बनाने वाले हैं, और केंद्र में क्या कुछ ऐसा मामला उठने वाला देखिए, अभी हम अगले वीक में आज ही हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि अगले वीक में जो स्कूल के जो एस्टेब्लिश्ड पहले से जो संस्थाएं यहाँ काम कर रही है, जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी है, ऐसे करके कुछ कुछ संस्थाएं यहाँ है जिसमें अधिकांशतः शिक्षक भी हैं। उन लोगों से एक हम लोग बैठ कर राय लेंगे, परामर्श करेंगे, और परामर्श करने के बाद जो अंतिम निर्णय निकलेगा वो आपको बताएंगे। अच्छा, एक वीडियो कल आप पत्रकारिता विभाग में थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उसमें आपने जिक्र किया कि हम भी चाहते हैं कि बिहार में बीएचयू जैसा संस्थान बने, और उस पे सोशल मीडिया पे जम पे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसे मजाक उड़ाने लोगों के लिए क्या उनको लग रहा है कि ये संभव, ये चीज़ हो नहीं सकता? बिहार की शिक्षा व्यवस्था खुद डूबी हुई है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा कैसे बन देखिए, सकता है? मेरा मानना है कि मैं कल बीएचयू में था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कितना बड़ा सपना देखा, और जब देखा तभी तो सच हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक पूरा शैक्षणिक माहौल जो बनाया, वो किसी से बनने वाला है क्या? और अगर मैं उसकी कल्पना करता हूं बिहार में, तो भाई मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं ऐसे थोड़े बोल रहा हूं। मान लीजिए कि हम लोग बीएचयू पर किसको राज नहीं है? हमारे बिहार के 80% बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आप लोग खुद हम पढ़ कल उन बच्चों से मिले हैं, उनकी ये इच्छा है कि ऐसा माहौल वहां भी बनना चाहिए। अब हम अगर कह रहे हैं कि बनारस की तर्ज पे बक्सर का विकास करेंगे, अब इसमें भी कोई मीम बना रहा हो, तो हम उनको क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि पर हंसेंगे आप। भाई, अच्छी चीजों की ही तो कॉपी की जाती है। अगर बनारस को मोदी जी ने डेवलप किया है, क्योंकि वो गंगा जी के किनारे का बड़ा शहर है, आध्यात्मिक शहर है, और हमारा बक्सर भी गंगा जी के किनारे का बड़ा शहर है, आध्यात्मिक शहर है। और वो भी शहर और ये भी शहर, दोनों धर्म के मामले में बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। अब हम अगर कहते हैं तो इसमें भी कि कोई हंसता है, तो उसको हंसी उसकी रोकें, हम क्यों रोकें? अब हमने वहां कहा कि मैं तो चाहता हूं, मेरी दिल्ली इच्छा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शाखा बिहार में भी खुले। ठीक है, तो शाखा खोलने का अधिकार तो बीएचयू प्रशासन को है, लेकिन हमको इच्छा जाहिर करने में क्या दिक्कत है? बोलने में। भाई, वहां जितने बड़े बड़े विद्वान, लेक्चरर, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर वो बिहार को सेवा देने के लिए हमको कह रहे हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। मेरे गोपालगंज जिले के 5 विभागाध्यक्ष हैं वहां, वो चाहते हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं बिहार को सेवा दें, तो हमको क्या बोलना चाहिए वहां? तो हमको तो यही बोलना चाहिए कि भाई मेरी भी इच्छा है कि इस प्रकार का एक वहां शैक्षणिक संस्थान डेवलप हो, और हम तो चाहेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शाखा ही बिहार में खुले। क्या बिहार में और सारी संस्थाएं नहीं खुलती हैं क्या? क्या बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी यहाँ के लोकल हैं, इसके अलावे यहाँ और सारे यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? और सारे यहाँ संस्थान नहीं बन रहे हैं क्या? और ऐसे भी उत्तर प्रदेश प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, बिहार मां सीता का जन्म स्थान है। ये दोनों राज्य एक दूसरे से सांस्कृतिक संबंध नहीं रखेगा, शैक्षणिक संबंध नहीं रखेगा, तो फिर आखिर संबंध रखेगा किससे? तो देश का ये दो बड़ा राज्य है, दोनों की अपनी अपनी महत्व है, और ये दोनों डेवलप होगा तभी देश डेवलप होगा। हो सकता है कि हमने बीएचयू की कल्पना की, हो सकता है कि यहाँ उससे उसी के तर्ज पे कुछ और चीजें हो जाए। कल तक तो यहाँ मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज यहाँ 27 मेडिकल कॉलेज हो गए। तो सोचा तभी तो किया, तो हम सोचे ही नहीं तो करेंगे कब? हम जब वहां थे, पत्रकारिता विभाग में थे, वहां हमारे सब लेक्चरर प्रोफेसर सब थे,
और बीएचयू में तो कोई चीज है नहीं जिसकी आलोचना की जाए। इतना अच्छा वहाँ शैक्षणिक माहौल है, प्रतिदिन हम लोग के पास फोन आते हैं कि हमारा एडमिशन करा दीजिए हमारा। अब वहाँ की प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है एडमिशन की, एसओपी है उसका। और वहाँ के जो छात्र होते हैं वो अपने आप में दुनिया में कहीं जाते हैं तो प्रतिष्ठा पाते हैं। वही तो हम चाहते हैं बिहार में भी करना। लेकिन इधर बीच लोग ये कह रहे हैं कि बीएचयू में भी राजनीति शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री का काफिला भी आता है, वहाँ रुकते हैं, आना जाना, राजनीतिक माहौल बना दिया गया और पढ़ाई का माहौल खराब कर दिया। क्या ये आपको लगता है? देखिए एक बात आप जान लीजिए, छात्र के अंदर लीडरशिप तो होना ही चाहिए। लीडरशिप कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं, लीडरशिप मतलब क्लास में है तो उसको सब्जेक्ट पर लीडरशिप होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को लीड कर सके अपने क्लास में। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उसी शहर के वो एमपी हैं, और मोदी जी भी जा रहे हैं कभी अगर बीएचयू में तो वो भी लोगों को राजनीति दिख रहा है, तो हमको तो आश्चर्य थी। लेकिन ये विपक्ष का नैतिक कर्तव्य है विरोध करना, किसी भी चीज पर विरोध करता ही है विपक्ष। अब हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमारे बिहार की बच्चियों को, बेटियों को, छात्राओं को एजुकेशन की क्या जरूरत है, जब यहाँ सरकार आपके सुनने के लिए बैठी है। तो तेजस्वी यादव उसको जो है सो चला रहे हैं, उसको एआई से जनरेटेड बना करके एडिट करके उसको चला रहे हैं। एजुकेशन की क्या जरूरत है? तो अब तो ये भगवान मालिक है इन लोगों का, है ना? तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। अच्छा, अभी चूंकि सम्राट जी की सरकार बन गई है, लेकिन लालू और नीतीश कुमार की सरकार में कितना विकास हुआ, क्या लगता है आपको बतौर हाँ, शिक्षा? कितना अंतर रहा? अंतर कितना रहा? एक बात तो आप तय जानिए, लालू यादव ने बिहार को गड्ढे में पहुंचा दिया, नीतीश कुमार जी ने गड्ढा भरा। अब बिहार को माने सच्ची उड़ान की जरूरत है, हम्म, वहां से बिहार को आगे बढ़ना है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी एक सुलझे हुए नेता है जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी टीम भी बहुत अच्छी बनी, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा उड़ान बिहार लेगा, और इसकी चर्चा सब जगह है, पॉजिटिव माहौल में चर्चा, और हम लोग करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा, अभी नीतीश जी ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, एक बड़ा फैसला था। उस पर विपक्ष कहती है कि नीतीश जी को साइड कर दिया बीजेपी ने। क्या लगता है कि इस पर आप क्या चाहेंगे? नीतीश जी सच में अपने खुद से इस फैसले को लिया या फिर कोई मजबूरी थी? ये सबको मालूम है कि माननीय नीतीश जी ने इस पे बयान भी दिया है कि मैं अभी तक राज्यसभा नहीं गया था, एक बार मैं राज्यसभा जाना चाहता था, और वो राज्यसभा गए। अब इसमें भी विपक्ष को राजनीति दिखती है, क्योंकि विपक्ष हार गया, सब सीटों में हार गया, हम लोग सब जीत गए, वो सब हार गया, तो इसलिए उसकी परेशानी है, वो परेशानी का बयान कर रही है। आप लोगों के लिए वो कोई न्यूज नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने मर्जी से गया, नीतीश कुमार जी को कौन मजबूर करेगा? वो अपनी मर्जी से गए, अपने दूसरी पीढ़ी सम्राट जी को वो आशीर्वाद दे करके गए, इसमें कोई विषय तो है नहीं दूसरा। नहीं तो आशीर्वाद तो तेजस्वी को भी वो देते थे, हमेशा बड़े मज्जों से कहते थे कि अब ये हमारा उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके बाद अब सम्राट जी को उन्होंने वो करवाई। उत्तराधिकारी उन दिनों कहते थे जिन दिनों 2 बार गठबंधन में उनके साथ चले गए, लेकिन ये भी तो कहते थे कि ये गलत हुआ, कुछ लोगों के चक्कर में हम चले गए, अब नहीं जाएंगे। ये भी बात तो उन्होंने कहा, मंचों से कहा। तो माननीय नीतीश कुमार जी एक बहुत सुलझे हुए नेता है, कुछ कहते हैं उसका मतलब होता है, और वो उन्होंने जनता के सामने उसको पूरी तरह दूध का दूध और पानी का पानी किया, और ये लोग समझ रहे हैं। आज ये जो सरकार चल रही है माननीय नीतीश जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के गार्जियनशिप में चल रही है, सम्राट जी का यह जो मंत्रिमंडल है ये अच्छे से चलाएगा, ऐसा विश्वास है, और उसमें हम भी एक हैं। हमारा भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होना है जितना सबका होना है। अच्छा, देश का एक युवा आता है एक नई पार्टी लेकर तमिलनाडु जैसे जगह में और सरकार बनाता है और मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन वहीं बिहार में जन स्वराज एक पार्टी आई थी, उस पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो क्या अंतर है लोगों की सोच में? बिहार के लोगों क्या दूर तक सोच लेते हैं, भविष्य देख लेते हैं? देखिए बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, और बिहार हमेशा हमेशा यहाँ के लोग अच्छे निर्णय लेते हैं, जनता के निर्णय को कभी बुरा नहीं कहा जा सकता, और तमिलनाडु से तुलना भी बिहार की नहीं हो सकती।
लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट को जब आप ठीक से असेसमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार की जनता पूरी तरह से बीजेपी एनडीए के साथ खड़ी थी। अब तेजस्वी जी जो कह लें, वो और भी दो चार वो आरोप लगाते हैं हम लोगों पर, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं है। उस जैसी ही पार्टी एक बिहार में भी हुई थी, जन स्वराज पार्टी। बहुत हवा बना था, 243 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या लगता है, क्या कारण था? वो टीवी के मात्र 2 सालों में अपना वर्चस्व कायम किया उन्होंने। क्या कारण था? प्रशांत किशोर से क्या गलती हुई? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि वहां के और यहाँ के दोनों जगह का राजनीतिक परिदृश्य अलग अलग है। और दूसरा बात यह है, आप वहां एक चीज और देख सकते हैं, जो वहां पे एक साउथ के बड़े हीरो जो आज सीएम बने, उनके आंकड़े, चुनाव जीतने के आंकड़े, सरकार बनाने के आंकड़े जब पूरा विश्लेषण करिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा बात। और उधर के का माहौल ही कुछ उसी प्रकार का रहता है। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ का माहौल, एक बार जिस समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, उसी समय था, इसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। अब प्रशांत किशोर वीडियोस, बहुत सारे प्रशांत किशोर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वही टीवीके की पार्टी विजय के साथ उन्होंने स्ट्रेटजी दी, वो उन बताते चल रहे हैं कि स्ट्रेटजी दी। अच्छा है, उधर बेचारे अच्छा इंगेज हैं और उनको शुभकामना है कि वो तमिलनाडु में रह के काम करें। ऐसे लगातार वो एक मुद्दा उठा रहे थे बिहार चुनाव में, पलायन और शिक्षा का। बच्चों का भविष्य ठीक करना है तो आप हमको जिताइए, हम अच्छा करेंगे। तो क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पे इस तरीके जनता से उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य ठीक करना है तो जिताएं। जनता ने जिता दिया एनडीए को। जनता को मालूम है कि बच्चों का भविष्य एनडीए ही ठीक करेगी, इसलिए जनता ने जिता दिया। उनको जनता का धन्यवाद क्या करना चाहिए कि भाई आपने सही आदमी को जिता दिया। इसमें कोई विषय है नहीं। जी। तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते हैं कि 17 महीने में जो हमने काम किया, जितनी नौकरियां हमने दी, उतना बीजेपी 17 सालों में नहीं दे पाई। क्या ये लगता है ये बात सही है और आप लोग इस पे अगला 17 महीने में आप लोग भी कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई नीतीश जी के नेतृत्व में दी गई, एनडीए की सरकार में दी गई। और आगे भी हम लोगों का जो घोषणा है, वो घोषणा नहीं है, वो हम करने वाले हैं। हमारे यहाँ कभी भी थोथा घोषणा नहीं होता है। जो हमने कर दिया उसको करके दिखाएंगे। तो बिहार की जनता को भी भरोसा है, बिहार के यूथ को भी भरोसा है और हमको भी भरोसा है कि हम लोग कर लेंगे। बिहार के जनमानस के मन में बैठा हुआ जो है, उसके अनुसार करें। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि 10 लाख नौकरी हमने ही दिया है, और अभी कुछ रोजगार प्रक्रियाधीन भी करके गए गए थे, तब तक तो हमारी सरकार चली गई। तेजस्वी जी रोजगार मंत्री थे क्या उसमें? शिक्षा में उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी हमने दी। तेजस्वी यादव जी जो विभाग के मंत्री थे, उस विभाग में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तो चल रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी के समय से ही चल रहा था। वो कर नहीं पाए, अब हम लोग करने वाले हैं। तो हाथ से तो निकल गया उनको। अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो छाती पीटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। गलत सलत बयान देंगे, हम लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, यही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, कल का एक और वीडियो आपका वायरल हुआ काल भैरव मंदिर का, जिसमें एक पंडित जी झाड़ फूक करते हुए। तो हम ये जानना चाहते हैं, वायरल करने वाले ज़्यादातर हमने ट्विटर पे देखा तो ब्राह्मण ही लोग हैं। तो क्या उनको कहीं चुभ रहा है कि मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री कैसे बन गए? क्योंकि काल भैरव मंदिर तो मोदी जी भी जाते हैं, योगी जी भी जाते हैं, तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन आपके ऊपर उंगली खड़ा कर दिया गया। क्या मानते हैं? नहीं, हमारे ऊपर जो जिन लोगों ने उंगली उठाई है, उन्हें मालूम ही नहीं है वहां की परंपरा। काल भैरव मंदिर में जितने बड़े से बड़े व्यक्ति जाते हैं, वहां पे काल भैरव मंदिर से जैसे निकलिएगा, वैसे कुछ वहां पर बैठे रहते हैं कुछ साधु संत टाइप के, और वो पीठ ठोक के आशीर्वाद है। वहां की आशीर्वाद की पद्धति ही वही है। और कहा जाता है काशी के कोतवाल हैं वो। हाँ। जब तक वहां से आपको पीठ ठोकेंगे नहीं, तब तक आपका पूजा, आपकी आराधना काशी विश्वनाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी मान्यता है। तो अगर मैं गया
और ऐसी वहां से मान्यता है, तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें खराबी क्या है? अब हम गए काल भैरव और उसको चला रहा है कोई कोई और जगह का। अच्छा, आखिरी सवाल हम आपसे ये करेंगे कि जब भी कोई नया सरकार या नए लोग जब आते हैं मंत्री पद का ग्रहण करते हैं तो उस विभाग के लोगों में कहीं थोड़ा-सा एक डर का ये रहता है माहौल। तो आप क्या आश्वस्त करेंगे अपने शिक्षकों को, अपने विभाग के लोगों को कि डरने की बात नहीं, आप आराम से काम करिए, क्या संदेश? नहीं नहीं, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। हाँ। पूरी शिक्षा विभाग एक टीम के रूप में काम करेगी और सबकी जिम्मेवारी भी है। एक मंत्री की जिम्मेवारी है, तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी की, शिक्षक की, सबकी जिम्मेवारी है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दूसरे राज्यों में भी लोग सराहें। इसलिए सबकी जिम्मेवारी है, इसलिए हम लोग टीम वर्क शुरू कर दिए हैं हम लोग, और टीम वर्क के माध्यम से हम लोग शिक्षा विभाग को आगे ले जाएंगे और अगले 3-4 महीनों में एक बड़ी नजीर हम लोग पेश करेंगे और उसको बढ़िया से करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, जिनसे हमने सारे मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहरहाल अभी के लिए शुक्रिया, आदाब। अविनाश कुमार पांडे और भूमेश मिश्रा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।